लास्ट लेक्चर में हमने कुछ F3 के एग्जाम किट कैपलान के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे और उसमें एक चीज हमने डिस्कस की थी, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। आज मैं उसको रिवाइज करवाता हूं थोड़ा। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी थ्योरी इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। एंड रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट ये किया कि ज्यादातर क्वेश्चंस कंसोलिडेशन में एसोसिएट के साइड से आ रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं उस पर मजीद एक डिस्कशन करके उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। सिलसिला ये होता है कि कंपनी यानी पेरेंट कंपनी एक बनाती है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि उसकी अपनी स्टेटमेंट्स होती हैं, और दूसरा अगर इस इन्वेस्टर के पास एक या एक से ज्यादा कंपनीज का कंट्रोल है, तो ये कंपनी जो इन्वेस्टर है ये क्या कहलाएगी? पेरेंट कंपनी। और जिसके शेयर्स हैं वो कहलाएगी सब्सिडियरी। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम किसी कंपनी के अप टू 20% शेयर्स खरीदते हैं, क्या मैं अपने आप को पेरेंट कह सकता हूं? नहीं, बिकॉज किसी कंपनी के 2% शेयर्स खरीद लेना, 12% शेयर्स खरीद लेना, 18% शेयर्स खरीद लेना, इससे मेरे पास इतना वोटिंग पावर नहीं आ जाता कि जैसा मैं कहूं वो कंपनी वैसा करे। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको दिखाते हैं सिंपली एज अ फाइनेंशियल एसेट, और महज इसकी वजह से तो मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा ही नहीं। दूसरा केस, अगर मेरे पास किसी कंपनी के मोर देन 20% अप टू 50% शेयर्स है, अब के बार ये शेयर्स 20% से ज्यादा लेकिन 50% से कम है, और अगर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं है, अगर एक्स लिमिटेड के 30% शेयर्स मेरे पास है और 70% शेयर्स किसी एक कंपनी के हाथ में है, तो मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि होगा वही जो 70% वोटिंग वाला कहेगा। बट अगर मेरे पास 30% शेयर्स हैं और रिमेनिंग 70% बिखरे हुए हैं, 5% किसी के पास, 10 किसी के पास, 20 किसी के पास, 2% किसी के पास, अगर स्कैटर्ड शेयर्स हैं, तो ऐसे में 30% वाला अगर 20% वोटर्स को अपने साथ कर लेता है या 21% वोटर्स को अपने साथ कर लेता है, तो कैन एट टाइम्स टर्न द टेबल्स, अपने फेवर में ला सकता है चीजों को। ऐसे केस में इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको क्या लिखेंगे? एज फाइनेंशियल एसेट। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह से मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता हूं? नो, क्योंकि आई एम स्टिल नॉट अ पेरेंट। तीसरा, अगर मेरे पास किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स है, तो अब वो कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स मेरे पास है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। क्या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी बनाऊंगा? यस, बिकॉज आई एम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो
उसके अंदर हम इसको फाइनेंशियल एसेट ही दिखाएंगे एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। और इसके बाद मैं बनाऊंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको क्या दिखाएंगे, अपनी सब्सिडरी। और सब्सिडरी को कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, इस टेक्निक को कहा जाता है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। कि हम सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करेंगे। तो नॉन करेंट एसेट्स में पीपीई, इंटेंजिबल में इंटेंजिबल, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री, रिसीवेबल में रिसीवेबल, कैश में कैश, रेवेन्यू में रेवेन्यू, सीओजीएस में सीओजीएस, एडमिन में एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन, हम हर एक चीज एज इट इज प्लस 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 करते जाएंगे। ऐसी कंसोलिडेशन को कहा जाता है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। ऐसे में जिसके आपके पास मोर देन 20% शेयर उसको कहा जाएगा एसोसिएट। और एसोसिएट को कंसोलिडेट किया जाता है एज वन लाइन कंसोलिडेशन, यानी सिंगल लाइन कंसोलिडेशन। एसोसिएट के पीपीई मेरी पीपीई में ऐड नहीं होगी। एसोसिएट के इंटेंजिबल एसेट्स मेरे इंटेंजिबल एसेट्स में प्लस नहीं होंगे। उसकी इन्वेंट्री मेरी इन्वेंट्री में, उसके रिसीवेबल्स मेरी रिसीवेबल्स में, उसका कैश मेरे कैश में, उसकी लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटीज में। बल्कि इस टेक्निक को कहा जाता है इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग का मकसद कि हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। जिस तरह सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को मनाया जाता है कि आप मुझे शेयर्स दो, मैं आपको अभी कभी पैसे दे रहा हूं, आप मुझे शेयर्स दे, मैं आपको 1 साल के बाद पैसे दूंगा, मैं आपको कोई शर्तिया पैसे दूंगा, आप मुझे शेयर्स दे, मैं आपको अपने शेयर्स दे रहा हूं, आप मुझे सब्सिडरी के शेयर्स दे, बदले में मैं आपको अपने बॉन्ड्स दे रहा हूं। वैसे ही ट्रांजैक्शंस एसोसिएट के शेयर होल्डर्स के साथ भी की जा सकती है कि आप मुझे एसोसिएट के शेयर्स दे, बदले में मुझसे कैश ले, 1 साल के बाद पैसे ले लीजिएगा, मेरे शेयर्स ले लें। तो जिस तरह सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की जाती है, सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एसोसिएट रिकॉर्ड की जाएगी। अब आपकी एसोसिएट बनने के बाद ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट आप अपने साथ प्लस कर देंगे। इसको हम कहेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और अगर लॉस करेगी तो माइनस कर देंगे। तो अगर हमने किसी कंपनी के 35% शेयर्स खरीदे हैं 4 मिलियन में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बनेगी 4 मिलियन। और जिस दिन से हमने उसके 35% शेयर्स खरीदे हैं, उस दिन से लेकर आज तक उसने 7 मिलियन का प्रॉफिट किया है। तो हम क्या करेंगे, उस 7 मिलियन का 35% उठा लेंगे और वो 35% हम डेबिट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट और लॉस में। बात समझ में आ गई? अगर
जिस दिन से हमने इसके 35% शेयर्स खरीदे हैं, इसने मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। कितना? 60 लाख में आपका हिस्सा कितना? 35%। 6 मिलियन का 35% कितना मिलेगा? चेक करो, मेरे ख्याल से 14 नहीं बनना चाहिए। 6 मिलियन का 35%, 21, 21 लाख रुपीस आप डेबिट कर देंगे अपने एसेट्स में और क्रेडिट कर देंगे अपने प्रॉफिट और लॉस। हालांकि ये प्रॉफिट सिर्फ वो है जो उसने अर्न किया है, जो सिर्फ उसने कमाया है, बांटा नहीं है, पे आउट नहीं किया, डिविडेंड नहीं दिया, सिर्फ उसने रिपोर्ट किया है। आपने अक्रूवल बेसिस पे जिस टाइम वो प्रॉफिट देखा, कहा कि 60 लाख, इसमें से 35% तो मेरा है, तो 21 लाख रुपए आपने उस ही टाइम डेबिट कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट में और क्रेडिट कर दिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस में, इंडिविजुअल में नहीं। इस टेक्निक को कहा जाता है इक्विटी अकाउंटिंग। अब क्या होता है कि वो एसोसिएट जिसने 60 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, उस 60 में से 20 लाख रुपए का उसने डिविडेंड दे दिया। 60 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का उसने डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड समझते हैं ना? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या वो डिविडेंड हमें भी मिलेगा क्या? यस। कितना मिलेगा? 35%। तो 20 लाख का 35%, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए मुझे कैश फॉर्म में मिले हैं। हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक 7 लाख रुपए, क्रेडिट क्या करेंगे? अगर मैं क्रेडिट करता हूं प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि मेरे लिए डिविडेंड इनकम है, मेरे लिए डिविडेंड इनकम है, लेकिन ये इनकम डबल हो गई जब कंपनी ने 60 लाख कमाया। आपने तो तभी प्रॉफिट मान लिया था जब उस 60 में से 20 कंपनी ने दिए। आप उसको दोबारा इनकम मान रहे हो, तो दो बार तो इनकम नहीं मानो ना। ये तो ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर अगर आपसे 3 लाख रुपए का सामान क्रेडिट पे लेके गया, तो आपने डेबिट कर दिया रिसीवेबल्स, क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू। अभी उसने पैसे नहीं दिए, उसने सिर्फ आपसे चीज खरीदी। तो जैसे ही आपने चीज बेची, आपने उसी टाइम उसको इनकम मान लिया। अक्रूवल बेसिस पे यही होता है। जब कस्टमर आपको 3 लाख रुपए कैश पे करेगा, तो क्या डेबिट कैश और क्रेडिट रेवेन्यू करोगे? दोबारा तो नहीं होगा ना। या तो पैसे मिलने पर इनकम मानो, या तो सेल होने पर इनकम मानो। दो दो बार इनकम नहीं मान सकते। उसी तरीके से या तो एसोसिएट जब प्रॉफिट करे तब प्रॉफिट दिखाओ, या तो जब डिविडेंड है तब प्रॉफिट दिखाओ। जब उसने 60 लाख कमाए, आपने तब प्रॉफिट दिखाया, और जब उसने 20 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, अगर आप फिर भी प्रॉफिट दिखाओगे तो प्रॉफिट रिपीट हो रहा है। ऐसे में क्या किया जाएगा कि एसोसिएट जितना भी डिविडेंड पे कर देगी, समझ लें कि ये रिसीवेबल है, आप इसमें से माइनस कर देंगे। डेबिट करेंगे कैश और बैंक 7 लाख रुपए, क्रेडिट करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। मैंने एग्जांपल ली कि हमने अगर सब्सिडरी को खरीदा, सॉरी एसोसिएट को खरीदा था कितने में? 5 मिलियन में। फिर उसने हमारी एसोसिएट बनने के बाद कितना प्रॉफिट किया? 6 मिलियन। जबकि हमने 6 मिलियन में से कितना उठाया? 35%, जो कि कितना बना? 2.1 मिलियन। तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट यानी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसोसिएट दिखेगी 7.1 मिलियन। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी दिखनी चाहिए? 7.1 मिलियन। लेकिन एसोसिएट ने उस 60 में से 20 लाख रुपए डिवाइड कर दिए, पे आउट कर दिए, डिविडेंड दे दिए। हमें कितना मिला 20 लाख का? 35%, 7 लाख। तो डेबिट करेंगे कैश 7 लाख से, और डिवाइड करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट 7 लाख से। अब
कितना बना ये अमाउंट? 6.4 million. This is the carrying value of investment in associate. और ना उसके एसेट्स को हमने एसेट्स में जोड़ा जाएगा, ना उसके रेवेन्यू को हमारे रेवेन्यूज में जोड़ा जाएगा, बल्कि सिर्फ एक लाइन दिखेगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। कितने पे? 6.4 मिलियन पे। एंड दिस इज रेफर्ड एज इक्विटी अकाउंटिंग। अगर कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस है, जिस तरह पेरेंट सब्सिडरी को गुड्स बेचा करता है या सब्सिडरी पेरेंट को गुड्स बेचा करती है, तो अगर कोई रिसीवेबल्स है और पेएबल्स है तो उनको क्या किया जाता है? कैंसिल आउट, एलिमिनेट। इसी तरीके से अगर पेरेंट ने एसोसिएट को या एसोसिएट ने पेरेंट को कोई गुड्स बेचे तो उसको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका रिसीवेबल मेरा नहीं है, उसका पेएबल मेरा नहीं है, वो एक अलग ही कंपनी है। तो सिंगल लाइन कंसोलिडेशन में रिसीवेबल्स और पेएबल्स को कैंसिल आउट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर इसके अलावा एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंट्रा ग्रुप सेल्स बाय सब्सिडी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, मां सिवा एक जो F3 की किट का हमने किया था, उन सारे क्वेश्चंस में पेरेंट गुड्स बेच रहा है सब्सिडी को, तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है? पेरेंट। और इन्वेंट्री किसकी ओवरस्टेट हो रही है? सब्सिडी की। जब हम इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट वापस किससे लेना है? जिसने कमाया है। तो पेरेंट को बोल रहे हैं कि जनाब आप इस प्रॉफिट को अभी प्रॉफिट ना माने, वापस कर दें। तो वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट ही वापस करेगा, क्योंकि कमाया भी उसने था। लेकिन अगर ये सामान बेचने वाला सब्सिडरी होता, सेलर कौन है? सब्सिडरी, तो प्रॉफिट किसने कमाया? सब्सिडरी ने। और सब्सिडरी का प्रॉफिट किस किसने उठाया? पेरेंट ने भी और अदर शेयर होल्डर्स यानी एनसीआई ने भी। पेरेंट का प्रॉफिट अकेला पेरेंट उठाएगा, जबकि सब्सिडरी का प्रॉफिट पेरेंट भी उठाएगा और एनसीआई भी। अब जब हम उस सब्सिडरी को कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मान सकते, लिहाजा आप रिटर्न कर दें, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो क्या सारा का सारा प्रॉफिट पेरेंट रिटर्न करेगा? नहीं ना, एनसीआई से भी तो वापस लेंगे ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर सेलर सब्सिडरी है तो डेबिट कर देंगे जीआरई, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। जीआरई को डेबिट करना मतलब पेरेंट से पैसे वापस लेना। रिटेन अर्निंग्स मतलब पेरेंट और सब्सिडरी की अर्निंग्स है। इसमें जितना प्रॉफिट पेरेंट ने खाया था, पेरेंट परसेंटेज, वो हम रिटेन अर्निंग से डेबिट करेंगे। और रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करने का मकसद रिटेन अर्निंग्स को डिक्रीज करना। डेबिट यानी इक्विटी को डेबिट कर रहे हो। और डेबिट कर देंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज नेचर ऑफ एनसीआई? इक्विटी। इसको भी डेबिट कर देंगे, कितने से? बाय एनसीआई परसेंटेज। तो अगर इफ इट इज 80-20, तो 80% प्रॉफिट हमने पेरेंट से छीना और 20% प्रॉफिट हमने एनसीआई से छीना और क्रेडिट कर दिया इन्वेंट्री को। कितने से? 100% यूआरपी से, क्योंकि इन्वेंट्री
को आधा पौना नहीं किया जाता। बेशक मेरे पास 80% शेयर्स है सब्सिडरी के, तो भी उसकी इन्वेंट्री को कितना परसेंट होल्ड करेंगे? 100%। राइट? एग्जाम्पल, अगर सब्सिडरी कंपनी ने गुड्स बेचे हैं 7.5 मिलियन की टू इट्स होल्डिंग कंपनी पी लिमिटेड, कितने पे? एट 25% मार्कअप। पेरेंट लिमिटेड हैड कितने गुड्स? 15% ऑफ गुड्स अनसोल्ड बाय द ईयर। और पेरेंट कंपनी के पास सब कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 80%। पहले तो हम यूआरपी कैलकुलेट करते हैं। टोटल सेल्स हैं 7.5 मिलियन, इसमें से अनसोल्ड कितनी है? 15%। बिकॉज मुझे टोटल प्रॉफिट से परेशानी नहीं है, सिर्फ उससे है जो अभी भी इन्वेंट्री में मौजूद है। अगर सब्सिडरी 100% इन्वेंट्री सेल कर चुका होता तो हम इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर मार देते। मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप कितना है? 25, तो सेलिंग प्राइस 125% है। कितना प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है? 225,000। दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कमाया किसने है? सब्सिडरी ने। तो खाया किस किसने होगा? पेरेंट ने भी और एनसीआई ने भी, दोनों ने। तो हम दोनों से छीनेंगे, डेबिट करेंगे जीआरई। यूआरपी कितना है? 2.25 लाख। और पेरेंट के पास कितने शेयर्स हैं? 2.25 लाख का 180,000। ये हमने रिटेन अर्निंग से डेबिट कर दिया, यानी पेरेंट से वापस छीन लिया। डेबिट करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसी यूआरपी का कितना परसेंट? 20%, 45,000। एंड क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री बाय 220। क्लियर है? तो एक इन्वेस्टमेंट एसोसिएट यानी इक्विटी अकाउंटिंग थ्योरी में पूछ सकता है, और दूसरा हमारे एग्जाम क्वेश्चंस में आ सकता है कि सब्सिडरी इज द सेलर। रिसीवेबल पेएबल का हिसाब किताब सेम रहेगा। अगर रिसीवेबल है फॉर सब्सिडरी एंड पेएबल है टू द पेरेंट, तो उसको 100% एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन अगर एसोसिएट के साथ कोई रिसीवेबल पेएबल है तो उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इज रनर कंपनी एंड जॉगर कंपनी on 1st April 2024, Runner Company acquired 80% of Jogger Company's equity shares when the retained earnings of Jogger Company were $19.5 million. The consideration consisted of cash of $42.5 million paid on 1st April 2024. ये पैसे हमने कब दिए? उसी टाइम। And a further cash payment of 21 million, sorry, $2.1 million, 21 है, sorry,
$21 million deferred until 1st April 20x5। तो ये वाली पेमेंट हमने कब देनी है? क्या सारे पैसे शेयर्स के होंगे? नहीं, इस 21 मिलियन में इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो इंटरेस्ट को हम अलग कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को अलग कर देंगे। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड कैश पेमेंट, यानी जो कैश पेमेंट है उसको डेबिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड क्रेडिट कैश किया जा चुका है, लेकिन जो $21 मिलियन देने का अंजाम है, जो वादा है, उसको कहीं ना डेबिट किया गया है ना क्रेडिट किया गया है। रनर कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8% and the appropriate discount rate is 0.926। ये ना भी दिया जाता तो जब हम फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते 1.08 से तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। The draft summarized statement of financial position of two companies as at 31st March 2025 are shown below। PPE रनर के पास भी है, जॉगर के पास भी है। इन्वेस्टमेंट्स कितनी दिख रही है? 55,000। इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट रनर के अंदर की गई है जो कि दिखाई जा चुकी है? 42.5। तो 55,000 में से 42,500 की इन्वेस्टमेंट इंट्रा कंपनी है, उसको हम हटा देंगे, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रहने देंगे। इन्वेंट्री दोनों के पास है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और बैंक है। इक्विटी शेयर्स जॉगर कंपनी के 25,000 शेयर्स हैं और हर एक की पार वैल्यू कितनी है? 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने होंगे? 25 मिलियन। उसमें से हमने कितने खरीदे हैं? 80%। 25,000 का 80% पूरे 20। तो 20,000 शेयर्स रनर के पास है और 5,000 शेयर्स एनसीआई के पास है। रिटेन्ड अर्निंग्स, अब जॉगर की रिटेन अर्निंग्स है 28,600, 28,600। जिस दिन हमने खरीदा था तब कितनी थी? 19.5। तो 19.5 एंड 28.6 में डिफरेंस है 9.1 का, और ये 9.1 का प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन है जो रनर के दौरे हुकूमत के अंदर कमाया गया है, और रनर इसका 80 खुद रखेगा, 20 एनसीआई को देगा। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स है। नोट नंबर 1, रनर कंपनीज पॉलिसी इज टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट at fair value at the date of acquisition. The fair value of NCI in Jogger on 1st April 2024 was estimated to be $13 million. टोटल में बता दिया। अगर ये पर शेयर बताता तो 5,000 से मल्टीप्लाई करते। अगर इसने टोटल बता दी है तो हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ जॉगर कंपनीज अदर एसेट्स, liabilities and contingent liabilities at 1st April 2024 were equal to their carrying amounts। बचत हो गई। सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर है, with exception of a specialized piece of plant, एक प्लांट को छोड़ के, which had a fair value of $10 million in excess of its carrying amount, and the plant had a 10-year remaining useful life on 1st April 2024। और हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो कब की गिवन है? 31st मार्च। तो कितने साल हो गए हैं हमें जॉगर कंपनी को अक्वायर किए हुए? पूरा साल हो गया। तो हम पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जो फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होगी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट वो भी पूरे 1 साल की चार्ज होगी। इन दिसंबर 2024, करीबन साल खत्म होने से कोई 3 महीने पहले, जॉगर कंपनी सोल्ड गुड्स टू रनर कंपनी। कौन किसको बेच रहा है? सब्सिडरी बेच रहा है पेरेंट को, फॉर $6.4 million, अर्निंग अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 15%। तो उसको 15 डिवाइडेड बाय 115 करना है या 15 डिवाइडेड बाय 100 करना है? 100 करना है, क्योंकि सीधा सीधा जीपी मार्जिन है। रनर कंपनी स्टिल held 4.6 million of these goods in its inventories at 31st March 2025। तो हमें दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट से है जो अभी भी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। तो टोटल सेल्स कितनी है?
उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है. जॉगर कंपनी still had the full invoice value of 6.4 in its trade receivables at 31st March 2025. इसको यहां पे पॉज देंगे. ठीक है. सब्सिडरी ने गुड्स बेचे हैं कितने के? 6.4 मिलियन के, जो कि पेरेंट ने पे कर दिए? नहीं पे किए. तो पेरेंट के पास कहां दिख रहे होंगे? पेएबल्स में. और सब्सिडरी के पास दिख रहे होंगे रिसीवेबल्स में. तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया. वैसे आगे कहता है, हाउ एवर रनर कंपनीज पेएबल ओनली शोड 3.4. सब्सिडरी कह रहा है कि आप मुझे कितने पैसे दोगे? 6.4. पेरेंट कहता है नहीं भाई, बाकी 3.4 देने हैं. डिफरेंस कितना है? 3 मिलियन का. 3 मिलियन का डिसएग्रीमेंट है. As it made a payment of 3 million on 31st March 2085. साल खत्म होने के आखिरी तारीख पर पेमेंट पेरेंट ने 3 मिलियन निकाल दी, जो कि पेरेंट ने जैसे ही पेमेंट निकाली तो अपना पेएबल डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया. जबकि सब्सिडरी तक अभी ये पैसे पहुंचे नहीं है. तो सब्सिडरी अभी भी 6.4 मांग रहा है. तो इसको आप फॉरवर्ड कर दोगे. फॉरवर्ड करने का मकसद आप सब्सिडी को अज्यूम करवाओगे कि उसको मिल गया पैसे. ठीक है. खैर, बड़ा आसान सा केस है. नेक्स्ट पेज देखिएगा. प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अनदर कंपनी. आसान है. ओके. कंसिडरेशन निकाल लेते हैं गुडविल के लिए. एक हमने दी है, कौन सी कंसिडरेशन? कैश. कितने पैसे? 42.5. बाकी पैसे कब देने? 1 साल के बाद. कितने? 21 मिलियन. इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. कितना परसेंट? 8%. तो इसको अगर हम डिवाइड करते 1.08 से, 19,000. एक छोटा सा काम करिएगा. इसने आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस का. अगर उसे मल्टीप्लाई कर लें, यानी 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.926 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं आ रहा कुछ. कितना आ रहा है? यही बताया. ठीक है. तो ये हमारी लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा. यानी इस 19,446 को सब्सिडरी पेरेंट ने अभी भी रिकॉर्ड करना है. तो पेरेंट इसकी एंट्री क्या पास करेगा? डेबिट करेगा इन्वेस्टमेंट बाय 19,446 और क्रेडिट करेगा लाइबिलिटी बाय 19,446. उसके बाद जब ईयर एंड आएगा तो इस 19,446 की अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगी. कैलकुलेट करिएगा 19,446 का 8% और राउंड ऑफ करके बता दीजिए. एक काम करते हैं, 21,000 में इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि 25,000 में 21,000 में इंटरेस्ट शामिल है और इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं. कितना बन रहा है? 1554. ये 1554 का क्या है? इंटरेस्ट है. डेबिट करेंगे इसको. फाइनेंस कॉस्ट यानी जीआरई के अंदर, एंड क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड पेमेंट बाय 1554.
54। तो हमारी लायबिलिटी कितने पे पहुंच जाएगी दोनों प्लस होके? 21 मिलियन पे। जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो क्या इस 21,000 को एलिमिनेट करना है? जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो क्या तब इस 21,000 को डिलीट करना है? नहीं, इसको डिलीट क्यों नहीं करना है? इंट्रा ग्रुप नहीं है। हाँ, ये पेरेंट के लिए लायबिलिटी है। अगर अपने आप को ही पैसे देने हैं तो कैंसिल आउट होने चाहिए ना? नहीं होंगे। ये ट्रांजैक्शन मैंने सब्सिडरी के साथ नहीं की है, ये उसके शेयर होल्डर्स के साथ की है। तो ये 21 मिलियन मैंने सब्सिडरी को नहीं देने हैं, ये पेएबल फॉर मी है लेकिन रिसीवेबल फॉर सब्सिडरी नहीं है। तो आप इसको डिलीट नहीं करोगे। मुनासिब हो गया? ठीक है, ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ, कितनी बताइए डायरेक्टली? 13 मिलियन। फिर इसमें से हमें माइनस करने हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और हम बनाते हैं एक एट एक्विजिशन, दूसरा रिपोर्टिंग डेट और तीसरा पोस्ट एक्विजिशन। तो एक हम रखा शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर्स। सब्सिडरी की बैलेंस शीट देख के बताएंगे उसकी इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 25,000, 25 मिलियन। इसके बाद हम रख रहे हैं रिटेन्ड, जब हमने सब्सिडरी को खरीदा था, टॉप ऑफ द क्वेश्चन, तब उसकी रिटेन अर्निंग्स थी 19.5, आज कितनी है? 28.6। तो दोनों में डिफरेंस है 9.1 मिलियन का, यानी इस एक साल में हमारी सब्सिडरी बनने के बाद इसने 9,100 कमाए हैं। बाकी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर है, मां सिवाय एक प्लांट। प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा है? 10 मिलियन से ज्यादा है। तो 10 मिलियन इधर आ गए और 10 मिलियन ईयर एंड पे आ गए, पोस्ट में इंपैक्ट 0 आ गया। इसके बाद हमने इसकी चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। लाइफ कितनी है? 10 साल और पूरे 12 महीने ही हुए हैं, तो 1 मिलियन से इसको डेप्रिशिएट कर दें। इंट्रा ग्रुप सेल्स पे प्रॉफिट किसने कमाया? आपको दोनों ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप उस प्रॉफिट को यहां से माइनस कर देंगे तो क्योंकि इसका हिस्सा पेरेंट भी उठाएगा, एनसीआई भी उठाएगा, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों से छिन जाएगा अस खुद। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको हम यही रोक देते हैं तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री अलग पास करनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों तरीके से प्रूव करवाऊंगा इस चीज को, फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं। तो जिस दिन हमने सब्सिडी को खरीदा है तब उसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है? चवन 500, 25,000 प्लस 19,500 प्लस 10,000 ईयर एंड। ईयर एंड का सम कितना है? 62,600 एंड 8। गुडविल कैलकुलेट करते वक्त कौन सा माइनस करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ
एक्विजिशन, तो हम इधर से माइनस करें 54,500, क्या आएगी हमारी फुल गुडविल। यस, हाउ मच इज दिस? 20,446, क्या आगे हमारी गुडविल। अच्छा, उसके अलावा एडजस्टमेंट्स है रिगार्डिंग द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हु इज द सेलर? सब्सिडरी इज द सेलर। कितना सामान अनसोल्ड है? 4.8 मिलियन का अनसोल्ड है, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। और इसमें जीपी मार्जिन कितना है? 15%। तो कितना प्रॉफिट अभी भी इन्वेंट्री में मौजूद है? 720। ये अनरियलाइज प्रॉफिट, जैसा कि मैंने कहा कि आप यहां से भी माइनस कर सकते हैं। अगर आप यहां से माइनस नहीं कर रहे तो डेबिट करेंगे जीआरई, ये पेरेंट से छीनने के लिए, डेबिट करेंगे एनसीआई, ये एनसीआई से छीनने के लिए, और क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री। 720 से इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। शेयर्स रनर के पास कितने हैं? 80%, तो 720 का 80% 576, एंड 720 का 20% 140। उसके अलावा देयर आर सम इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। सब्सिडरी के बकौल के पेरेंट ने मुझे पूरे इनवॉइस में से 1 रुपया भी नहीं दिया। टोटल इनवॉइस कितना था? 6.4 का। जबकि पेरेंट का कहना यह है कि जनाब मैंने आपको $3 मिलियन भेज दिए। यस, तो हम सब्सिडरी को ही अज्यूम करवाएंगे कि आपको मिल गए ये पैसे। इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है CIT, यानी कैश इन ट्रांजिट। जरूरी नहीं है कि हर बार एडजस्टमेंट सब्सिडरी करे। बात कहने की यह है कि इस ट्रांजैक्शन को हमेशा फॉरवर्ड किया जाए। अगर सब्सिडरी भेजता तो पेरेंट को बोलते तुम्हें मिल गया, अगर पेरेंट ने पैसे भेजे हैं तो सब्सिडरी को कह रहे हैं कि तुम्हें पैसे मिल गए, हमने ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड करना है। जब सब्सिडरी को पैसे मिल जाएंगे तो सब्सिडरी डेबिट क्या करेगा? कैश। जब सब्सिडरी को पैसे मिल जाएंगे तो सब्सिडरी डेबिट करेगा कैश और बैंक। कितने से? 3 मिलियन ना, 3.4 तो बाकी रह गए। जो पेमेंट भेजी है वो 3 मिलियन की, तो सब्सिडरी डेबिट कर देगा कैश 3 मिलियन से, और क्रेडिट क्या कर देगा?